وہ सिलाई मशीन रखे नौरीन का सूट सिलाई कर रही थी। ग्रेजुएशन के बाद उसने सिर्फ 3 माह सिलाई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। आजकल वो घर बैठे खानदान भर की लड़कियों के सूटों पर नित नए डिज़ाइन बना बनाकर अपनी सिलाई में महारत पैदा कर रही थी। ये डिज़ाइन उसने मैगजीन में देखा था। सुई धागे और मोतियों का वर्क हुआ था। 2 दिन लगाकर उसने बड़ी मेहनत से कमीज की आस्तीनों और गले पर कढ़ाई की थी। मोती भाभी ने लगा दिए थे और अब बैठी वो उसकी सिलाई कर रही थी। अम्मी अपनी बड़ी बहन वाजदा खाला की तबीयत मालूम करने गई हुई थी। गुज़िश्ता 3 रोज से शारिक भाई घर नहीं लौटे थे। उनके ऑफिस जो भी गया वो वहां भी नहीं मिले थे। हर कोई मायूस होकर लौटा था। शारिक भाई की तरफ से इस दर्ज फिक्रमंदी की वजह से वाजदा खाला बीमार पड़ गई थी। कल से उन्हें बुखार था और आज अम्मा उनकी अयादत को चली गई थी। इस वक्त घर में वो और भाभी ही थी। भाभी शाम की तैयारियों के सिलसिले में किचन में घुसी हुई थी, जबकि वो पूरी तुंदही से अपने काम में मसरूफ थी। अस्सलाम वालेकुम। वो मशीन पर झुकी हुई थी जब अपनी पुश्त पर आवाज सुनकर फौरन सीधी हुई। आने वाले को देखकर उसके होंठों पर अपनायत से लबरेज मुस्कुराहट उभर आई। वालेकुम अस्सलाम। बड़े दिनों बाद तुम्हें हमारे घर की याद आई है। नवेरा शिकवा किए बगैर न रह सकी। जब से उसकी मंगनी हुई थी वो सिर्फ एक बार उनके यहाँ आया था और अब शक्ल दिखा रहा था। बस पढ़ाई में मसरूफ था। वो कालीन पर मशीन रखे बैठी हुई थी। वो भी जूता उतारकर उससे कुछ फासले पर कुशन पर बैठ गया। रजा उस दिन के बाद आज देख रहा था। इतने दिन किस कदर वो दिल को समझा चुका था, मगर ये पागल दिल किसी भी तौर पर ना माना तो वो अब मजबूर होकर यहाँ था। उसकी प्यासी नजरें नवेरा के चेहरे पर दीवाना वार रक्सा थी। वो यूं टिकटिकी बांधे उसे देख रहा था जैसे उसकी नजरें जन्मों से इसकी दीद की प्यासी हों। रजा। वो मशीन पर झुकी हुई धागा डाल रही थी। झुके झुके ही पुकारा। रजा को लगा जैसे उसके गिर्द घंटियां सी बज गई हों। हम्म। तुम इतने दिन क्यों नहीं आए? वो पूछ रही थी। रजा का चेहरा एकदम खिल उठा था। आपने याद किया था? वो जैसे आसमानों पर जा बैठा था। बहुत ज्यादा। उसने धागा डालकर सर ऊंचा किया था। रजा ने उसकी गहरी सिया साफ और शफाफ आंखों में झांका। उसका दिल उन नैन कटोरों में डूब डूब गया था। मैं भाभी से रोज कहती थी कि तुम लोगों के यहाँ चलते हैं, मगर रोज कोई ना कोई काम आ पड़ता था। आज भी मेरा इरादा हो रहा था, मगर अम्मा वाजदा खाला के यहाँ चली गई हैं। कमीज का कपड़ा सीधा करके वो मशीन के पैर नीचे रख रही थी। रजा की नजरें उसकी सीधी मांग में उलझने लगी। आपने मुझे याद क्यों किया था? वो न जाने क्या सुनना चाहता था। जाहिर है तुम अपनी जुबान से न कहो, मगर तुम मुझसे मेरी मंगनी पर खफा थे। तुम तो इतने अच्छे दोस्त जैसे भाई हो। तुम्हारी खफगी मैं भला सह सकती हूँ? नवेरा ने एक लम्हे को रजा के जर्द पड़ते चेहरे को देखते हुए मोहब्बत से कहा था। छन छन करके रजा के सीने के अंदर बहुत कुछ टूटता चला गया था। उसकी आंखों में एक पर्दा सा बनने लगा। अच्छा दोस्त, भाई, वो जेरे लब बोला। रजा का दिल लहू लहू होता चला गया। उसने खफगी भरी नजर नवेरा पर डाली, मगर वो सर झुकाए मशीन चला रही थी। उसकी पूरी तवज्जो कपड़े पर थी। तुम्हारी अहमियत तो शायद इस कपड़े से भी कम है। वो खुद तरसी का शिकार होने लगा। अरे रजा हमीद आया हुआ है। भाभी किचन से निकलकर लाउंज में आई तो सामने ही उसे ब्राजमान देकर फौरन कहा था। रजा ने फौरन संभल कर सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिनों बाद शक्ल देख रहे हैं तुम्हारी। कहाँ होते हो आजकल? वो नवेरा के पास ही टिक गई थी। रजा बमुश्किल मुस्कुराया। मुझे कहाँ होना है, घर में ही होता हूँ। उसने इस्तेहज़ाइया कहा था। रिमशा कैसी है? उसे भी लेते आते। वो मुझे कह रही थी कि मैं उसकी कमीज का डिज़ाइन ज़रूर दिखाऊं। आकर वो भी देख लेती। अचानक नवेरा को ख्याल आया तो कहने लगा। रजा ने हैरत से उसे देखा। वो कहाँ मिल गई आपको? कल मैं और भाभी छपाई वाले की दुकान पर गए थे। कुछ मटेरियल चाहिए था। वो भी अपने दोस्तों के साथ थी। ओह अच्छा। उसे एकदम इस माहौल से उकताहट होने लगी, या शायद रिमशा के जिक्र से। ताई जान कब आएंगी? अब कि उसने बराए बात पूछा था। अम्मी रात को आएंगी। वैसे नवेरा, ये शारिक साहब कुछ खिसके हुए नहीं हैं। महीने में एक आध बार उन्हें ऐसा दौरा जरूर पड़ता है। अली को जवाब देकर भाभी ने रजा को जवाब देकर भाभी ने साथ ही शारिक पर भी तबसरा किया था। ऐसे तो ना कहें, अच्छे खासे हैं, बस जहनी तौर पर कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं। नबील भाई ने बताया था कि किस कदर खस्ता हाल और बरसों के बीमार लग रहे थे। नवेरा सब काम छोड़कर एकदम अफसरदा हो गई थी। ना जाने क्यों उसे शारिक की शख्सियत के उलझे इसरार हल करने का शौक था।
وہ ان سے ان کا مسئلہ پوچھنا چاہتی تھی، ان کے ذہنی خلفشار کی وجہ جاننا چاہتی تھی، وہ ان کے اندر تک اتر کر ان کو ازبر کر لینا چاہتی تھی۔ کبھی کبھی اس کے اندر بڑی انوکھی اور انہونی خواہش بھی کروٹ لیتی تھی کہ وہ اپنی تمام خوشیاں ان کو دے کر، ان کی آنکھوں کے سارے کرب، ان کے اندر کے سارے غم، زندگی کے سارے دکھ اپنے آنچل میں سمیٹ لیے، اور انہیں کہے کہ شارق بھائی، آپ صرف مسکرائیں، آپ مسکراتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں۔ مگر وہ ان سے یہ کبھی نہ کہہ پائی۔ ہر دفعہ ان سے سامنا ہونے پر صرف سوچ کر دل محسوس کر رہ جاتی تھی۔ انہوں نے اس کی منگنی پر جو بریسلٹ دیا تھا وہ اس وقت بھی اس کی کلائی میں موجود تھا۔ بریسلٹ کو انگلیوں کی پوروں سے چھوتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے شارق زمان کا بھرپور توانا اور دلکش وجیح سراپا آسمایا تھا۔ دل نے ایک کروٹ بدلی تھی، وہ ایک دم سنبھلی تھی۔ یوں ہی گھبرا کر اس نے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کی اس خود فراموشی کو کسی نے محسوس تو نہیں کیا، بھابھی کو دیکھا تھا۔ وہ اپنی قمیض دیکھ رہی تھی۔ اس نے دوسری نظر رضا پر ڈالی، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک تھی، نہ جانے کیا تھا، کون سی چیز تھی۔ نویرا کا دل سکڑ کر سمٹا تھا۔ رضا، اس کی آواز نے رضا کا ارتکاز توڑ دیا تھا۔ نویرا اسے کھوجنے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ نظریں جھکا گیا۔ کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں تم آج کل کچھ الجھے بلکہ پریشان رہنے لگی ہو، کوئی مسئلہ ہے؟ وہ یہی اخذ کر سکی سو بہت خلوص سے پوچھ بھی لیا۔ اس نے ایک دم نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، بالکل نہیں، میں تو شارق بھائی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے ایک دم بات پلٹ دی تھی۔ نویرا کو یقین تو نہ آیا مگر اس نے اپنی کھوجتی نظریں بھی ہٹا لی تھی۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا جیسے بھاگنے کو ہو۔ بیٹھو تو صحیح، کھانا بس تیار ہی ہے، کھا کر ہی جانا۔ بھابھی نے ہی اسے روکا تھا۔ نہیں بھابھی، مجھے گھر جا کر پڑھنا بھی ہے، چلتا ہوں، پھر کبھی آؤں گا، اللہ حافظ۔ اجرت میں کہتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا پھر سے وہاں سے نکل گیا۔ بھابھی، آپ نے محسوس کیا ہے کہ رضا کچھ بدل گیا ہے؟ پہلے تو جب بھی آتا تھا ایک ادھم مچائے رکھتا تھا، خاموش تو بیٹھا ہی نہیں جاتا تھا اس سے، زبان ہر وقت چلتی رہتی تھی۔ پچھلی مرتبہ دعوت میں بھی چپ چپ سا کھویا کھویا سا رہا، اور اب بھی ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر چلا گیا ہے، اور بات چیت بھی بس برائے نام ہی کی ہے۔ مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے جسے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا، ورنہ مجھے تو ضرور بتاتا۔ خیر، میں بھی پتہ کروا لوں گی آخر وہ پریشان کیوں ہے، وہ بھابھی سے کہہ رہی تھی۔ ہاں، محسوس تو میں نے بھی کیا ہے، خیر دیکھا جائے گا، میں اپنے کمرے میں جا کر دیکھوں گڑیا اٹھ تو نہیں گئی۔ بھابھی بھی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہ بھی ایک بار پھر مشین پر جھک گئی تھی، اسے آج یہ قمیض مکمل کرنا تھی۔ اگلے دن فرح اور علی اپنے اپنے کالج روانہ ہو گئے تھے۔ رات نفیسہ آپا یہیں ٹھہری تھی۔ طاہرہ کا خیال تھا کہ وہ چلی جائیں گی، مگر رات ان کے ٹھہرنے کا پروگرام دیکھ کر وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ اب صبح سے لے کر عثمان احمد، سمان احمد، سعید احمد سمیت باقی لوگ بھی ان کے ساتھ ہی لگے ہوئے تھے۔ وہ بظاہر کچن میں ماجدہ کے ساتھ مصروف رہی تھی مگر سارا وقت وہ جلتی کرتی رہی تھی۔ خدا خدا کر کے علی اور فرح کے بعد سمان احمد بھی اپنے آفس کے لیے روانہ ہوئے تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ سمان احمد کو اپنے سوا کسی اور کی جانب متوجہ دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ سعید احمد آج آفس نہیں گئے تھے۔ انہیں اندر ہی اندر یہ بات بھی کھٹک رہی تھی مگر وہ ان سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ دونوں کے درمیان ایک خلیج تو نہ جانے کب سے حائل تھی، مگر ایک ہفتے سے بول چال بالکل بند تھی۔ اب سعید احمد کو اپنی بہن کے آگے بچتے دیکھ کر ان کے اندر آگ کے لپٹیں اٹھ رہی تھی۔ عثمان احمد کتنے مہینوں بعد ملنے آیا تھا مگر انہیں اس کے پاس بیٹھ کر بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ کل سے وہ پھپھی، باپ، بہن بھائیوں کے ساتھ مصروف تھا۔ ماں کا تو شاید اسے احساس ہی نہ تھا۔ یہ دکھ بھی اندر ہی اندر گھلا رہا تھا۔ کچن کا کام ختم ہوتا وہ ماجدہ کو چند ہدایت دیتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جانے کی نیت سے راہداری سے گزر رہی تھی، مگر اندر سٹنگ روم میں ہونے والی گفتگو نے ان کے قدم روک لیے تھے۔ اس وقت گھر میں ملازموں اور ان کے علاوہ نفیسہ آپا، عثمان احمد اور سعید احمد بھی تھے۔ آپا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر یہ بات وہ کمقل عورت بھی تو سوچے۔ زندگی جیسے بھی گزر گئی وہ ایک الگ قصہ ہے۔ مجھے اس عورت سے زندگی کے اس موڑ پر آ کر کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے۔ میں بھی اپنے بچوں کی بہتری کے لیے ہی سب کچھ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کمقل عورت ہے کہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہے۔ آواز اگرچہ دھیمی تھی مگر لہجے کی تندی اور ترشی غصے سمیت صاف آیا تھی۔ طاہرہ بیگم حق دک کھڑی رہ گئی، آگے بڑھنے کا خیال ہی نہ رہا۔ وہ اگر ضد پر اڑی ہے تو تمہیں ہی عقل کرنی چاہیے،
ایک بات تم بھی مانو گے، زبردستی سے چیزیں سدھرتی نہیں بلکہ ٹوٹ جاتی ہیں، اور عورت کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونے والی ٹیڑھی ہی چیز ہے۔ اب اسے انسان کا کام ہے کہ عقل سے، محبت سے، پیار سے سیدھا کرے، ورنہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آنے والا۔ نفیسہ آپا کی آواز تھی۔ وہ عورت محبت اور پیار سے سمجھنے والی نہیں ہے، اور محبت اور پیار کے مظاہرے بھی آپا تب ہوتے ہیں جب دوسری طرف کچھ گنجائش ہو، جبکہ وہ اس دل میں ملاوٹ زدہ دل لے کر آئی تھی، اور ایسی ہی نحوست اس نے اپنے ساتھ میری زندگی میں بھی گھول دی ہے۔ سعید احمد کے لہجے میں زمانے بھر کی تلخی تھی۔ طاہرہ بیگم کو ایک پل لگا تھا کہ ان کا پورا وجود اس تلخی و حقارت کے ذروں میں تبدیل ہو کر ہوا کے گرداب میں گم ہو گیا ہو۔ نہیں سعید احمد، تم نے اپنی زندگی گزار لی، اب بچوں کی باری ہے۔ وہ چھوٹے تھے، اب بڑے ہو گئے ہیں، ان کی بقا کے لیے سوچو۔ جذباتی ہونے یا نہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ان بچوں کی ماں ہے، اس کے بھی ان بچوں کے متعلق کچھ خواب ہیں، اس سے اہمیت دو۔ طاہرہ کو نفیسہ آپا کا کردار ایک مکار عورت کا سا لگا، جو ان کے سامنے کچھ اور ہے اور بھائی کے سامنے اور ہے۔ ابو جان، پھپھو صحیح کہہ رہی ہیں، آپ کو اپنی ضد چھوڑنا ہوگی۔ امی وہاں راضی نہیں ہیں تو آپ کو بھی سوچنا چاہیے، حالات کے موافق ہونے کی تدبیر کرنی چاہیے، نہ کہ اس طرح کا رویہ اختیار کر کے سورتے حالات کو بھی مزید بگاڑ دیا جائے۔ یہ عثمان کی آواز تھی۔ طاہرہ بیگم کو لگا ان کا رہا سہا مان بھی ختم ہو گیا ہے۔ بیٹے کی یہ ساری گفتگو سن کر ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔ یار، تم بھی اپنی ماں کی حمایت کر رہے ہو، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلوایا تھا۔ سعید احمد عثمان کے اس طرح سمجھانے والے انداز پر ٹوک گئے تھے۔ گستاخی معاف، مگر آپ نے مجھے اس لیے بلوایا تھا کہ میں امی کو منا لوں، مگر ان کو منانا بہت مشکل ہے۔ میں آپ کو درست راہ بتا رہا ہوں۔ سمان احمد کی عمر واقعی شادی کی ہی ہے، مگر زریش بھی کہیں بھاگی نہیں جا رہی۔ آپ شوق سے اسے بیاہ کر لے آئیے گا، مگر امی کو راضی کر کے، اور سمان بھی یہی چاہتا ہے، بلکہ وہ تو یہاں تک کہہ رہا ہے امی کی رائے مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ راضی ہوں گی تو یہ شادی ممکن ہے، ورنہ نہیں۔ طاہرہ بیگم سپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ میرے جیتے جی شائستہ تمہاری لڑکی میرے گھر میں اس حیثیت سے قدم بھی رکھ لے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نہیں جانتی، نہیں سمجھتی کہ تم ماں بیٹی نے میرے بیٹے کو کس طرح انگلیوں پر ڈالا ہوا ہے، مگر یاد رکھنا میرے جیتے جی تمہارا یہ خواب پورا ہونے والا نہیں ہے۔ ان کا روم روم نفرت سے بھرا تھا۔ انہوں نے ایک سلگتی ہوئی نظر اندر کے منظر پر ڈالی۔ دروازے کی اور سے سعید احمد اور عثمان بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے، جبکہ ساتھ والے صوفے پر نفیسہ آپا تھی۔ میں نے سعود احمد سے بات کی ہوئی ہے، میں کیسے پیچھے ہٹ جاؤں؟ پہلے ہی سمان احمد کی شادی کو دیر ہوتی جا رہی ہے۔ اب کہ سعید احمد جھنجھلا اٹھے تھے، تو کیا طاہرہ کی غیر موجودگی میں یہ سب کر کے خوش رہ لوگے؟ نفیسہ آپا نے تاک کے تیر لگایا تھا۔ سعید احمد نے پہلو بدلا تھا۔ مجھے اس عورت کی پرواہ نہیں، پہلے بھی تو وہ اس گھر میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ میرے بچوں کی خوشیاں اس کے بغیر بھی ہو جائیں گی۔ طاہرہ کتنے ہی لمحے ساکت و صامت کھڑی رہ گئی۔ کتنی آسانی سے سعید احمد نے کہہ دیا تھا۔ وہ لرزتی جھلملاتی آنکھوں سے ادھر ہی دیکھے گئی جہاں سعید احمد براجمان تھے۔ ان کے دل پر بڑی گہری چوٹ لگی تھی۔ سعید احمد، تم آج بھی اتنے ہی صفاق و ظالم ہو جتنے ماضی میں تھے۔ کاش میں تم سے تمہاری اس نفرت کا، اپنے یوں دھتکارے جانے کا حساب مانگ سکتی۔ وہ اندر ہی اندر سلگ اٹھی تھی۔ دل و دماغ میں کئی یادیں مچل اٹھی تھیں، مگر وہ کیسے حساب مانگتی؟ وہ کل بھی تو خسارے میں تھی، آج بھی، اور شاید ساری عمر اسی خسارے کا بھگتان بھگتنا تھا۔ ابو پلیز، وہ عورت ہماری ماں ہے، اس نے ہمیں جنم دیا ہے۔ عثمان احمد کا دبا دبا لہجہ طاہرہ کے دل کا لہو لہو کر گیا تھا۔ یہی تو رونا ہے، کاش وہ عورت تم لوگوں کی ماں نہ ہوتی تو میں نہ جانے کب کا سارے حساب بے باک کر چکا ہوتا۔ اس سے اپنی ضد چھوڑنا ہوگی، یہ میری بھی ضد ہے، ورنہ میری طرف سے آج ہی فارغ ہیں وہ۔ ابو پلیز، عثمان احمد ملتجی ہوا تھا۔ عثمان، مجھے مجبور مت کرو، میں اپنی اولاد کے سامنے تماشا بن گیا ہوں۔ لوگ تو ایک طرف، میں اپنے بچوں سے نظر ملانے کے قابل نہیں ہوں۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے زندگی میں کوئی اتنا بڑا گناہ کیا ہو جس کی سزا مجھے تم لوگوں کی ماں کی صورت بھگتنا پڑ رہی ہے۔ وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگے تھے۔ طاہرہ بیگم کے پتھر وجود میں حرکت ہوئی تھی۔ یہ شخص آج بھی اسی مقام پر ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ ان کا جی چاہا دھاڑے مار مار کر اپنی بدقسمتی کا اعلان کرے۔ تخت یا تختہ،
सारी उम्र मैंने इस शख्स के नाम की खातिर अजियत सही, अब नहीं। आज ही फैसला हो जाए तो बेहतर है। मैं भी देखती हूँ ये शख्स किस हद तक जा सकता है, मेरी अव्वलीन नादानी की मुझे किस हद तक सजा दे सकता है। वो एकदम मुकाबले पर उतर आई थी, सोचने समझने की सलाहियतों से बिल्कुल नाबलद होकर। वो एकदम दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई थी। वहां मौजूद तीनों नफूस ने उन्हें हैरत से देखा था। उस्मान अहमद उनके चेहरे पर आंसू देखकर फौरन उठ खड़ा हुआ था। अम्मी। उस्मान अहमद को ताहिरा बेगम को यूं देखकर महसूस हुआ था कि बस अब कोई तूफान आने ही वाला है। ताहिरा बेगम उस्मान की पुकार की परवाह किए बगैर सईद अहमद के सामने जा खड़ी हुई। वो उन्हें यूं कमरे में दाखिल होते देखकर नखुआ से सर झटक कर चेहरे का रुख ही मोड़ गए थे। आपको आज जो भी फैसला करना है वो कर लें, मैं भी देखूं अपनी बहन और बेटे की शह पाकर आप किस हद तक जा सकते हैं। उन्हें किसी चीज का अब खौफ था, न डर। बेखौफ व खतर लहजे में कह रही थी। नफीसा आपा डर कर आगे बढ़ाई। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता, उन्होंने हकारत से कहा था। उस्मान तड़प के आगे बढ़ा था। अब्बू जी प्लीज। उससे माँ की यूं बरमला तजलील बर्दाश्त नहीं हुई थी। तो फिर अपनी माँ से कहो वो मेरे सामने ना आया करे। इसे सामने देखता हूं तो मुझे अपने शदीद नुकसान का एहसास होता है। शुक्र करे अभी भी ये मेरे नाम पर मेरे घर में आबाद है। ताहिरा को लगा उन्होंने आज सब कुछ तो कह दिया था। एक जवान बेटे के सामने उनके अल्फाज उनके सीने पर भाले की तरह लगे थे और खून रिसने लगा था। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। अम्मी प्लीज आप ही यहाँ से चली जाएं, बेवकूफ़ी मत करें, जिंदगी यूं जज्बातियत से नहीं गुजरती, प्लीज। उस्मान अहमद ने एकदम उनको कंधों से थाम लिया था, जो उनके अल्फाज सुनकर बेयकीन नजरों से उन्हें देखते हुए टूटे पत्ते की तरह लर्ज रही थी। मगर दूसरी जानिब परवाही कब थी। उस्मान, पूछो इनसे क्या कसूर था मेरा। मेरी सारी औलाद को मेरे खिलाफ वरगला दिया है और अब भी जिसे सुकून नहीं। जो जुर्म था उसका इकरार सारी उम्र किया, अब क्या चाहते हैं ये। वो फट पड़ी थी। उस्मान अहमद कुछ नहीं समझ पाया था, बस माँ को कंधों से थाम कर साथ लगा लिया था। उस्मान, इसे यहाँ से ले जाओ। ये चाहती है कि इसकी इज्जत इसका भरम बरकरार रहे तो मेरे सामने से चली जाए, वरना बहुत बुरा हो सकता है। वो खुद पर बहुत जब्त कर रहे थे। खामोश खड़ी नफीसा आपा ने तासुब से दोनों को देखा और फिर उस्मान की मौजूदगी पर उन्हें घूरा भी। आफरीन है तुम पर भी सईद अहमद। ताहिरा तो इस वक्त जज्बाती हो रही है, कम से कम तुम ही होश के नाखून लो। उन्होंने उसके आतिश विशा मूड को देखते हुए टोका था। सारी उम्र यही तो करता आ रहा हूँ। ताहिरा बेगम उस्मान के हिसार में ज़ारो क़तार रो रही थी। वो एक निगाह गलत डालकर तेजी से कदम उठाते बाहर निकलते चले गए थे। उनके बाहर निकलने पर नफीसा आपा ने सुकून का सांस लिया, वरना उनका दिल कांप रहा था कि कहीं ताहिरा की जज्बाती तबीयत सईद अहमद के मुंह से बरसों से पर्दा पोशी करते राज को ही तश्ते अजबाम न कर दे। ताहिरा, उन्हें बहुत दुख हो रहा था। वो आगे बढ़कर ताहिरा को तसल्ली देना चाहती थी, मगर वो उनके कुछ बोलने से पहले ही फट पड़ी थी। नाम न ले मेरा, मिल गया सुकून आपको भी। आग लगाई हुई है मिलकर आपने भी और उस औरत ने भी। अब वो जो चक्कर चला रही है कभी कामयाब नहीं होने दूंगी मैं। उसकी बेटी को आग लगा दूंगी जिस तरह मेरे अंदर लगी हुई है, मक्कार औरत। वो चीख चीख कर कह रही थी और फिर उस्मान अहमद के बाजू झटक कर वो कमरे से ही निकल गई थी। नफीसा आपा की आंखें भर आईं। उस्मान भी गिंग खड़ा था। फिर उसने हरकत की थी। फुप्पो। उस्मान की आंखों में सोच की परछाइयां थी। उन्होंने आंसू पोंछे। अम्मी, अब्बू जान और शाइस्ता चची में आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने नौबत यहाँ तक पहुँचा दी है। बचपन से लेकर अब तक अम्मी अब्बू की हर लड़ाई में शाइस्ता चची और चचा के जिक्र के साथ कुछ मुबहम सी पुरतजस्सुस बातें भी सुनने को मिली हैं। खुद से बढ़कर कभी जानने की कोशिश नहीं की कि उससे बाप का भरम टूट जाता है। सिर्फ भरम ही नहीं, दिल भी टूट जाते हैं। अम्मी और अब्बू को हम अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं। आज आप मुझे वो बात बताएं जिसने दिलों में इस कदर नफरत काश्त कर दी है कि औलाद भी उसे ख़त्म नहीं कर पा रही। प्लीज़ पुप्पो, मुझसे छुपाएं नहीं। अब हम बच्चे नहीं हैं, कम से कम मैं नहीं। मैं अपनी एक ज़िंदगी शुरू कर चुका हूँ। ये नफ़रत की काश्त यहाँ रुकने वाली नहीं, उसके असरात बहुत आगे तक जाएंगे। मुझे इल्म होना चाहिए कि इस नफ़रत की बुनियाद क्या है और क्यों कर है। वो नफीसा पुप्पो के सामने एक सवालिया निशान बना खड़ा था। उन्होंने एक लहजा को उसे देखा था, फिर नजरें चुरा गई थी। इसी दिन से तो वो डरती थी, मगर सईद अहमद और ताहिरा बेगम दोनों को उसकी परवाह न थी। कोई बात नहीं है, तुम्हें वहम हो रहा है, उन्होंने टालना चाहा। पुप्पो प्लीज़,
अम्मी अब्बू जिस तरह के अल्फाज बोल रहे थे, कम से कम आप तो मत झुटलाएं। अब्बू अगर बाहर न निकल जाते तो आज ये राज भी फाश हो जाता। मुझे बहलाई नहीं, प्लीज। क्या बताऊं उस्मान, मुझे मजबूर नहीं करो। वक्त अभी नहीं आया, जब आएगा तुम लोगों को खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। बस शुक्र करो कि एक कयामत आते आते चली है। सोफे पर टिकते अपने आंसू पोंछते उन्हें रुंधी हुई आवाज में कहा। उस्मान चंद लम्हे लब भींचे खड़ा देखता रहा, मगर फिर तेजी से कमरे से निकलने लगा था जब वो पीछे से कह रही थी, अपनी माँ से पूछोगे तो वो कभी नहीं बताएगी। कोई भी वालिदैन गवारा नहीं करते कि उनकी औलाद की नज़रों में उनका भरम टूटे। अगर उन्होंने तुम बच्चों को बताना ही होता तो नौबत यहाँ तक आती ही क्यों। जो कुछ हो रहा है उसे वक्त पर छोड़ दो। वक्त सबसे बड़ा उस्ताद है, वो तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। उस्मान ने पलट कर नाराज नजरों से उन्हें देखा था। यहाँ सब तुम्हारी माँ और बाप के खैर ख्वाह हैं। अगर कुछ मालूम करने का इतना ही शौक है तो कैसरा से दरियाफ्त करना, मगर फिर अपने माँ बाप से मिलने की कोशिश मत करना, क्योंकि उनके सर तुम्हारे सामने हमेशा झुके ही रहेंगे। गलती का एहसास वो नहीं होता जिसकी निशानदेही दूसरे करे, बल्कि एहसास निदामत और गलती का एहसास वो होता है जो दिल में पैदा हो। अपने माँ बाप को उनके हाल पर छोड़ दो। जब उनको अपनी अपनी गलतियों का एहसास होगा तो सब ठीक हो जाएगा। वो अपने भीगे चेहरे को दुपट्टे के पल्लू से साफ करते हुए कह रही थी। उस्मान अहमद खामोशी से आकर उनके पास सोफे पर बैठकर कंधे पर अपना सर रख गया था। आई एम सॉरी फुप्पो, मगर मेरा मकसद उन दोनों के दरमियान रंजिशों को ख़त्म करवाना है, ना कि उनको निदामत से दो चार करना है। उन्होंने उस्मान के बालों में उंगलियां फेरी थीं। सब अल्लाह पर छोड़ दो। हमसे जो हो सका हमने किया है, आगे वो जाने और उसका काम। उन्होंने बहुत जब्त से कहा था। उस्मान बस उनको देखता चला गया था। शारिक जमान आज पूरे 4 दिन बाद अपने ऑफिस आया था। अम्मा घर में बीमार थी। गुज़श्ता चंद दिन से अपने गम में निढाल वो घर से बिल्कुल लापरवाह रहा था और अम्मा इसी परेशानी में बिस्तर पर जा लगी थी। पिछले साल उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिनकी वजह से उनकी दाईं टांग काटनी पड़ गई थी। वो हर वक्त घर में ही होती थी। कहीं आना जाना उनका बिल्कुल ही बंद हो चुका था। व्हील चेयर इस्तेमाल करती थी। उनके लिए शारिक ने एक कुल वक्ती मुलाजमा का बंदोबस्त कर रखा था। अपनी बिजनेस मसरूफियात की वजह से वो घर पर कम ही टिकता था। कभी यहाँ प्रेस मीटिंग का दावतनामा आ गया है तो कभी वहाँ से। उसके अलावा नबील भाई के साथ उसने उसके कारोबार में शराकत की बुनियाद पर बिजनेस भी शुरू कर रखा था, जिसका शारिक जमान से सिर्फ इस हद तक ताल्लुक था कि हर माह उसे नबील की तरफ से एक माकूल आमदनी मिल जाती थी। फिर वालिद साहब का भी वसी कारोबार था जो उसके फारूक चचा ही हैंडल करते थे। शारिक का सिर्फ इतना ही काम था कि वो कभी कभार जाकर फारूक चचा से अब्बा जी के कारोबार का पूछ लिया करता था, क्योंकि आजकल सारे का सारा कारोबार उन्होंने ही संभाला हुआ था। वो अपनी पूरी तवज्जो अपनी मैगजीन की जानिब रखे हुए था, मगर अब जूं जूं वक्त गुजर रहा था वो इस काम से उकताता जा रहा था। खासतौर पर पिछले दिनों से वो इस काम को छोड़कर फारूक चचा के साथ संजीदगी के साथ उन हाथ बटाने का सोच रहा था। आज अम्मा की तबीयत काफ़ी बेहतर थी। बुखार भी उतर चुका था। सहारे से वो चलने फिरने भी लगी थी। पिछले 3 दिन खालदा चची, जो रिश्ते में अम्मा की सगी बहन भी थी, अम्मा के पास थी। कल रात चली गई थी। सुबह वो मुतमईन होकर ऑफिस चला आया था। दोपहर के करीब वो एक फाइल लिए उसका मुताला कर रहा था जब ऑफिस फ़ोन बजने लगा। यस, मसरूफ़ अंदाज में उसने रिसीवर उठा लिया था। सर, आपकी वालदा आपसे बात करना चाहती हैं। दूसरी तरफ से उसका सेक्रेटरी कह रहा था। शारिक जमान ने हैरान होकर फाइल से नजरें हटाईं। अम्मा ने आज तक ऑफिस फ़ोन नहीं किया था। पता नहीं क्या बात थी। कहीं उनकी तबीयत फिर से ख़राब ना हो गई हो और मुलाजमा ने फ़ोन कर दिया हो। बात करवाओ। वो पूरी तरह मुतवज्जे हो गया था। दूसरी तरफ उसके सेक्रेटरी ने उसकी कॉल मिला दी। हेलो। राब्ता होते ही उसने कहा था, हेलो। दूसरी तरफ भी वही अल्फाज दोहराए गए। वो उलझा। ये अम्मा की आवाज़ थी, ना ही उनकी मुलाजमा की। जी कौन? वो पूछे बगैर ना रह सका। शारिक जमान बात कर रही हैं ना? दूसरी तरफ से पूछा गया था। अब के वो मज़ीद हैरान हुआ। जी, मैं शारिक जमान ही हूँ, मगर आप कौन हैं? उससे तहम्मुल से जवाब दिया। शुक्र है तुमसे बात तो हुई। मैं कितने दिनों से कॉल कर रही हूँ, मगर तुम तो। आप जो भी हैं पहले अपना नाम बताएं। शारिक ने तंदही से बात काटी थी। उससे अपने सेक्रेटरी पर गुस्सा आने लगा, जिसने गलत बयानी से उसकी कॉल मिला दी थी। मैं बदर आ रहा हूँ, दूसरी तरफ से बड़े सुकून से कहा गया था। शारिक जमान अपनी जगह पत्थर हो गया था। जी? उसकी जुबान से टूटे बिखरे लफ्ज बे आवाज निकले थे। अंदर की वो आग जिसे वो इतने दिनों से बड़ी मुश्किल से बुझा रहा था, वो एकदम भड़क उठी थी। शोले लपकने लगे थे।
दिलो दिमाग एकदम आंधियों की जद में आ गए थे। कितनी मुश्किल से उसने खुद को संभाला था। अपने अंदर की शिकस्त तो रेख में उससे अपना मुंतशिर और बचा कुचा सरापा निकाल कर वो दोबारा उस जगह कर बैठा था, मगर वो फिर से इस अलाव में दहकने लगा था। कौन बदर आ रहा? वही आग उसके लहजे से भी आया थी। मैं बदर आ रहा जमान, जमान हुसैन की बीवी। दूसरी तरफ से पहले से भी ज्यादा पुरसुकून लहजा था। शारक जमान को महसूस हुआ कि आग के दहकते कोयले उसके कानों में डाल दिए गए हों। शट अप, मैं किसी बदरारा को नहीं जानता। वो फुनकारा था। अंदर की आग बाहर निकलने को थी। चलो, जमान हुसैन की बीवी को न पहचानते होगे, मगर अपनी माँ को तो जानते ही होगे। न जाने वो औरत किस मट्टी की बनी हुई थी जो अपने बेटे के जज्बात से भी खेलने से बाज न आई थी। शारिक जमान का जी चाहा कि वो उस औरत के सामने हो और वो उसके परखच्चे उड़ा दे। शट अप, मैं तुम जैसे किसी औरत को नहीं जानता। मेरी माँ अपने घर में बैठी बड़ी इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रही है। कोई बदचलो न बदकिरदार औरत मेरी नहीं हो सकती माँ। शारिक जमान के मुंह से शोले निकल रहे थे। आग बरस रही थी। आंखें वहशत और बर्बरियत से उबल पड़ने को बेताब थी। दूसरी तरफ से जबरदस्त कहके पड़ने लगे थे। बड़ी अच्छी बात है। मैं भी नहीं जानती थी कि कोई शारिक जमान सच क्या है का मालिक हो सकता है। तुम्हारी मैगजीन ने ही बताया है। बड़ा अच्छा मैगजीन है। बड़ा जोशीला करवा सच लिखते हो तुम उसके अंदर। चंद दिन पहले पढ़ा था, अच्छा लगा। फिर सोचा अपने बेटे को मुबारकबाद ही दे दूं कि उसने एक बद किरदार और बदचलन औरत की कहानी उसकी बेटी समेत पूरी दुनिया के सामने बयान की है। तुम्हारा हक बनता है। बड़े हौसले वाले हो तुम तो। वो औरत जहर उगल रही थी और शारिक को लग रहा था जैसे उसके कानों में कोई सीसा उंडेल रहा हो। ओह यू शट अप, बकवास बंद करो अपनी। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। आइंदा यहाँ फोन मत करना, वरना फिर जो कुछ मैं करूंगा वो तुम देखना। ना तुम सलामत रहोगी, ना वो तुम्हारी खबीज बेटी। लफ्ज थे कि जहन में बुझे हुए तीर। शारिक ने खटाक से रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। अंदर उबाल उठ रहे थे। तैश बढ़ता जा रहा था। जिस औरत की परछाई से वो बचपन से ही पीछा छुड़ाता आ रहा था, वो जिंदगी के इस मोड़ पर पूरी तरह उस पर हावी हो चुकी थी। जिंदगी में उसको अपने इर्द गिर्द लोगों से लाख शिकवे सही, मगर हर बार अपने आप से घबराकर उसने सिर्फ अपने पैदा करने वाली माँ से ही नफरत की थी। कभी वहमो गुमान में भी ना था कि वो इन हालात में किसी दिन उनसे हम कलाम भी होगी। वो तो उस औरत की गई गलतियों का अभी तक खुमियाजा भुगत रहा था, और अब इस मुकाम पर वो फिर उसके जख्म ताज़ा करने उसकी जिंदगी में आ गई थी। उसने वहशत से मेज पर पड़ा वेपर वेट उठाकर सामने की दीवार पर दे मारा था। ठा की आवाज के साथ वो कालीन पर जा गिरा था, और फिर कमरे में एक गहरी मायने खेज खामोशी थी। मगर कहीं एक शोर उठा तो शारिक जमान के अंदर, उसके सीने के अंदर, दिमाग के हर हिस्से में एक गहरा शोर बरपा हो चुका था। वो जो बमुश्किल खुद को संभाले हुए था, एकदम बिखरता चला गया था। कुर्सी की पोस्ट से सर टिकाए वो अंदर की जंग से लड़ने लगा था, या शायद खुद से हारने लगा था। असर के करीब वो यहाँ पहुंचा था। सारे दिन की टेंशन उसे यहाँ खींच लाई थी, और फिर कल उस्मान अहमद को चले भी जाना था। इसलिए वो जाने से पहले चचा की फैमिली से भी मिलने आ गया था। चौकीदार ने गेट खोला तो वो गाड़ी अंदर बढ़ा ले आया। राहदारी खाली थी। वो सीधा दाखिली दरवाजे की जाने बढ़ा। सामने ही लाउंज था जहां हल्की आवाज में टीवी चल रहा था। उस्मान अहमद ने कदम अंदर की जाने बढ़ाए थे। नौशीन और चची जान चाय पी रही थी, जबकि जरिश रिमोट कंट्रोल पकड़े चैनल पर चैनल बदल रही थी। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान अहमद की आवाज पर तीनों ने रुख मोड़े थे। उस्मान? वो तीनों ही हैरत ज़दा रह गई थी। उस्मान भाई? जरिश ने फौरन टीवी बंद किया था। वालेकुम अस्सलाम। शाइस्ता बेगम फौरन उठ खड़ी हुई थी। उस्मान अहमद भी उनकी जानिब बढ़ा। उन्होंने उसके सर पर प्यार किया था। कितने महीनों बाद वो दिखाई दे रहा था। वो वालेहाना नजरों से देखे गई। कैसे हैं उस्मान भाई? जरिश और नौशीन भी उसके करीब आ खड़ी हुई थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों कैसी हो? बहुत अपनायत से दोनों के सरों पर प्यार करते हुए उन्होंने बड़े भाइयों वाली शफकत से कहा था। A1? जरिश चहकी थी। उन्होंने बगौर देखा। पहली दफा उसको सिर्फ जरिश से हटकर किसी और नजर से देख रहे थे, शायद उस्मान अहमद की नजर से। खूबसूरत, गुड लुकिंग, एक्टिव और स्मार्ट। और उनकी नजरें उसके चेहरे पर भटक भटक गईं। वाकई अगर सुमान दिल हारा है तो गलत नहीं। ये मासूमियत, ये दिल रुबाई और खूबसूरती किसी को भी उसके सामने हरा सकती है। वो खुद से कहे बगैर ना रह सके थे। कब आए? वो सोफे पर बैठ गए थे। जरिश और नौशीन इर्द गिर्द बराजमान हुई थी। शाइस्ता बेगम ने पूछा था। कल दोपहर को आया था। सारा दिन आपके आने का सोचता रहा,
مگر اب فرصت ملی ہے۔ کیا؟ ان کے بتانے پر زرش چیخی تھی۔ مگر کالج میں تو مجھ سے فرح نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ آپ آئے ہیں اس نے بتایا تک نہیں۔ ہو سکتا ہے اسے تمہارا سرپرائز دیر مقصود ہو۔ پوچھوں گی اس بدتمیز کو۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ نوشی، زری، بھائی آیا ہے، کوئی کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ اس سے پہلے وہ کوئی اور بات پوچھتی امی نے ٹوک دیا تھا۔ کیوں نہیں، ابھی لے کر آتے ہیں۔ نوشین نے بھی فوراً کہا۔ وہ اٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ زرش کو بھی جانا پڑا کہ یہ ماما کا حکم تھا جسے وہ کبھی ٹال نہیں سکتی تھی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ عثمان بھائی کے پاس بیٹھ کر باتیں شروع کر دے۔ اکیلے آئے ہو یا زبائی اور حمزہ بھی ہمراہ ہیں؟ شائستہ بیگم نے دریافت کیا تو وہ ہنس دیا۔ نہیں، فی الحال میں تنہا ہی آیا ہوں، ابو نے بلوایا تھا ضروری کام سے، انہوں نے مختصراً بتایا۔ شائستہ بیگم نے بغور دیکھا، الجھا الجھا سا افسردہ چہرہ، ان کا دل دکھنے لگا تھا۔ خیریت تھی نا؟ وہ بلوانے کی وجہ سے باخبر تو تھی مگر پوچھے بغیر نہ رہ سکیں۔ جی بالکل، انہوں نے صرف یہی کہا تھا۔ نفیسہ آپا ادھر گئی تھی، ابھی وہی ہیں یا چلی گئی ہیں؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ چلی گئی ہیں، بلکہ میں ابھی انہیں ہی تو چھوڑ کر ادھر آ رہا ہوں۔ اچھا۔ انہوں نے ایک لمحے کو عثمان احمد کو دیکھا۔ زباریہ اور حمزہ کیسے ہیں؟ اچھے ہیں دونوں، اگلے ماہ ہمارا ارادہ ہے کہ چند دن رہنے کو یہاں آئیں۔ انہوں نے بتایا، پھر پوچھنے لگے، چچا جان کب تک آئیں گے؟ مغرب کے بعد ہی آئیں گے، انہوں نے بتایا تو عثمان نے سر ہلا دیا۔ اسی اسنا میں زرش اور نوشین ٹرالی میں کولڈ ڈرنک کے ساتھ ساتھ دیگر لوازمات سجائے چلی آئی تھی۔ عثمان بھائی، حمزہ اور بھابھی کو بھی لے آتے، کتنے مہینے ہو گئے ہیں ان دونوں کو دیکھے ہوئے۔ کولڈ ڈرنک کا گلاس تھماتے زرش نے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ تم لوگ ہمارے ہاں آ جاؤ، زباریہ بہت یاد کرتی ہے۔ میں تو کتنی دفعہ ماما پاپا کو کہہ چکی ہوں، مگر یہ دونوں مانے تب نہ۔ ناراضگی سے شائستہ بیگم کو دیکھتے ہوئے اس نے منہ بنا کر کہا تھا۔ شائستہ زرش کی بات پر صرف سر ہلا کر رہ گئی۔ جس دن سے سمان احمد ناراض ہو کر گیا تھا، زرش بھی ان سے منہ پھلائے ہوئی تھی، ان سے بات بھی کرتی تھی مگر ناراضگی کا بھرپور تاثر لیے ہوئے تھی۔ اب بھی اس کا یہی انداز تھا۔ فرصت ہی نہیں ملتی، ہر دفعہ پروگرام بناتے بناتے رہ جاتے ہیں اور سعود کسی نہ کسی کام میں الجھتے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے جلدی سے وضاحت کر دی تھی۔ زباریہ بھی جب فون کرتی تھی ان سب سے اسلام آباد آنے کا ضرور کہتی تھی۔ عثمان کی شادی کے بعد وہ لوگ ان دونوں کے ہاں صرف ایک دفعہ ہی جا سکے تھے، البتہ سعود احمد کتنی بار جا چکے تھے، مگر پوری فیملی سمیت صرف ایک دفعہ ہی جانا ہوا تھا۔ چلیں، اس دفعہ پروگرام ضرور بتائیے گا۔ چچا جان اگر فارغ نہ ہوئے تو مجھے بلوا لیجیے گا یا پھر سامان وغیرہ کے ساتھ آ جائیے گا۔ کولڈ ڈرنک پیتے انہوں نے کہا تو زرش کو سامان کے نام سے یاد آیا، وہ اس دن سے دوبارہ ان کے ہاں نہیں آیا تھا۔ اس نے کنکھیوں سے ماما کو دیکھا، وہ سر جھکائے پرسوچ نظروں سے کچھ سوچ رہی تھی۔ سمان بھائی کہاں ہوتے ہیں؟ وہ آج کل نہیں آ رہے۔ نوشین نے گویا اس کے دل کی بات چھین لی تھی۔ اس نے ممنون نظروں سے اسے دیکھا جبکہ وہ بھائی کی طرف متوجہ تھی۔ ماما نے بھی عثمان کو دیکھا تھا، گویا وہ بھی اس کا جواب سننے کی منتظر ہوں۔ گھر میں ہی ہوتا ہے، کل بھی آفس سے لوٹا تھا، صبح بھی آفس چلا گیا تھا، اس وقت میرا خیال ہے کہ وہ ادھر ہی ہوگا، وہ بتا رہے تھے۔ امی نے یوں سر ہلایا جیسے واقعی سوال انہوں نے ہی پوچھا تھا۔ زرش کو ہنسی آ گئی تھی، اس نے ہنسی چھپانے کو سر جھکایا۔ وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی سمان بھائی اور ماما کے درمیان کوئی بات ہوئی تھی، کیا وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ اتنا سمجھ چکی تھی۔ سمان بھائی کو ناراض کر کے وہ خود بھی بے چین ہے، لاشعوری طور پر وہ ان کی آمد کی منتظر بھی ہیں۔ ابھی وہ لوگ باتیں کر ہی رہی تھیں جب ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ زرش نے فوراً لپک کر ریسیور اٹھایا۔ السلام علیکم۔ سی ایل آئی پر آنے والے نمبر دیکھ کر زرش کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وعلیکم السلام۔ سمان کی گمبھیر آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ کیسی ہو زرش؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ اس دن کے بعد آج سمان احمد کی آواز زرش کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ وہ خوش تھی اور اپنی خوشی کا سبب وہ خوش بھی سمجھنے سے قاصر تھی، سوائے اس کے کہ آج کتنے دنوں بعد انہوں نے کال کی تھی۔ آپ کو اس سے کیا؟ آپ تو ہم سب کو بھول ہی گئے ہیں، اس دن سے ایک دفعہ بھی فون کرنے کی زحمت نہیں کی۔ معصومیت سے غیر ارادی طور پر وہ شکوہ کر بیٹھی تھی۔ شائستہ بیگم کا سارا دھیان اسی جانب تھا۔ انہیں سمجھنے میں قطعی دشواری نہیں ہوئی کہ دوسری جانب کون ہے۔ ان کے دل میں ہلچل سی ہونے لگی تھی۔ ناراض ہو؟ نہیں جی، میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ بہت خوش ہوں، قسم سے آپ سے لڑنے کو دل چاہ رہا ہے۔ اب تو عثمان نے بھی سمجھنے میں دیر نہیں کی تھی کہ کس کا فون ہے، البتہ زرش کی بات پر وہ ہنس پڑے تھے۔ سمان بھائی کا فون ہے؟ نوشین نے بھی پوچھا تو اس نے فوراً سر ہلایا۔ لڑ لینا، آج رات یا پھر کل آؤں گا،
चच्ची अम्मी से अभी कुछ हिसाब बेबाक करने हैं, तुमसे भी निपट लूंगा। दूसरी तरफ बड़े सुकून से फरमाया गया था। वो सुलग गई। तो फिर अब फोन क्यों किया है? मामा से तो आप कभी भी मिल सकते हैं, उनकी वजह से हमें क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? शाइस्ता बेगम का जी चाहा अपना सर पीट ले। अजीब लड़की थी। उनकी खफगी पर इशारों कनायों में समझाने पर भी वही बेतकल्लुफी, वही लापरवाही जो की तू बरकरार थी। बहुत नाराज हो? दूसरी तरफ समान अहमद उसकी खफगी से भरपूर आवाज से लुत्फ उठा रहा था। गंभीर सी आवाज में अजीब सी तपिश भी थी। उस पागल लड़की का ध्यान कब था इधर जो वो महसूस भी करती। बहुत ज्यादा। एक दफा मेरे हाथ लग जाए फिर बताऊंगी। उससे दांत किचकिचाए थे। समान अहमद हंसता चला गया। जरिश, लाओ रिसीवर मुझे दो। मामा से उससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ था। उन्होंने खुद ही बढ़कर उसके हाथ से रिसीवर ले लिया। वो मुंह बनाती वापस अपनी जगह पर जा बैठी थी। कैसे हो समान? शाइस्ता बेगम का अंदाज नॉर्मल था। दूसरी तरफ समान अहमद बिल्कुल चुप हो गया था। ठीक हूँ। मुझे दरअसल ये पूछना था कि कहीं उस्मान भाई उधर तो नहीं आए। उनका मोबाइल ऑफ है, शायद कॉल नहीं जा रही। संजीदगी से सुमान अहमद पूछ रहा था। नाराजगी का वाज़ेह तासुर मौजूद था। शाइस्ता के लबों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट सिमट आई। हाँ, उस्मान नहीं है, तुम भी आ जाओ, मैं खाना बनवाती हूँ, इधर ही आकर खाना। एकदम उन्होंने कह दिया था। जरिश ने हैरान होकर देखा। उस्मान खामोश था। मगर चची जान। दूसरी तरफ उनके रवैये पर हैरान होते सुमान ने कुछ कहना चाहा तो उन्होंने बात काट दी। अगर मगर कुछ नहीं, रात को तुम आ रहे हो, उस्मान को भी खाना खाए बगैर जाने नहीं दूंगी। फिर जो चाहे पूछ लेना, मैं तैयार हूँ। इतने दिनों से वो खुद से लड़ लड़ कर हारी थी। वो इन बच्चों से दूर रह भी नहीं सकती थी। सुमान अहमद की सिर्फ ये 3-4 दिन की खफगी उनके दिल को अंदर ही अंदर छिड़े जा रही थी। ऊपर से जरिश का खफगी भरा ताल्लुक। इन्हें एहसास हो गया था कि सुमान अहमद उनकी जानिब से किस कदर दिल गिरफ्तार होकर गया होगा। हम इंतज़ार करेंगे रात को, उन्होंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया था। वो नौशीन और जरिश की तरफ पलटी थी जो दमकते चेहरे लिए इसी जाने मुतवज्जे थी। रात खाने का अच्छा सा इंतज़ाम होना चाहिए। क्वार्टर से यास्मीन को बुलवा लो और तुम दोनों भी मेरे साथ किचन में चलो। उस्मान और सुमान दोनों होंगे। कितने दिनों बाद तो यूं ये बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं। मामा का अंजाज पुरजोर सा था। सुमान अहमद से बात कर लेने का एहसास था या फिर क्या था, वो एकदम मुतहरिक हो गई थी। जरिश अंदर ही अंदर खुश हुए बगैर न रह सकी। आए भाई, किचन में चलते हैं, वहां बातें भी करेंगे और काम भी। शाइस्ता बेगम और नौशीन को किचन की तरफ जाता देखकर उसने उस्मान का बाजू पकड़कर अपने साथ घसीटा था। वो भी हंसते हुए उसके साथ ही हो लिए थे कि ये लड़की उन्हें भी बहुत अजीज थी। कॉलेज से आने के बाद वो अजब बोलाई बोलाई फिर रही थी। उस्मान भाई फुप्पो को छोड़ने गए हुए थे। उसे ये बात माजिदा ने बताई थी, क्योंकि ताहिरा बेगम कमरा बंद किए न जाने क्या कर रही थी। फरहा ने 1-2 दफ़ा दस्तक भी दी थी, मगर दूसरी जानब से सिर्फ सर्द मोहरी थी। वो समझ चुकी थी कि उनकी गैर मौजूदगी में कोई मार का असर हुआ है। उसने माजिदा से पूछने की कोशिश की। पता नहीं बीबी जी, मैं तो किचन में थी, हल्की हल्की लड़ने की आवाज़ें तो आ रही थी। फिर बेगम साहब अपने कमरे में बंद हो गई थी। बड़े साहब घर से निकल गए, दोपहर को लौटे थे। आपकी फुप्पो, उस्मान भाई और बड़े साहब तीनों ने इकट्ठे ही खाना खाया था। फिर साहब जी तो कहीं अपना ब्रीफ केस लेकर चले गए थे। अलबत्ता थोड़ी देर बाद आपकी फुप्पो और उस्मान भाई भी चले गए थे। वो शायद उन्हें छोड़ने गए हैं। माजिदा की तरफ से मिलने वाली तफसीली जवाब था। उससे मजीद कुछ पूछने की जहमत भी नहीं की थी। घर का जो माहौल चल रहा था उससे साफ मालूम होता था कि बात क्या हो सकती है। वही समान भाई की शादी का मसला। अब्बू अपने मौकफ पर डटे रहे होंगे और अम्मी अपने पर। वो जूं जूं सोचती उलझती जा रही थी। थोड़ी देर पहले अली अपने दोस्तों की कॉल पर कहीं चला गया था, ये कहकर कि वो मगरिब तक लौट आएगा। वो अकेली घर में बैठी इधर से उधर कभी चक्कर लगाने लगती और कभी टीवी खोलकर बैठ जाती। किचन में भी कोई काम न था। माजिदा खाना वगैरह तैयार कर चुकी थी। नींद उसे आ नहीं रही थी। काफ़ी देर तक वो उस्मान भाई का इंतज़ार करती रही कि शायद वो लौटे और उसकी बोरियत ख़त्म होगा, मगर वो भी नहीं लौटे थे। अलबत्ता उस्मान भाई का फ़ोन आ गया था। उसने उस्मान भाई के ना लौटने का बताया तो उन्होंने बताकर उसे कॉल बैक करने का कहकर फ़ोन बंद कर दिया था और अब उनके फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर बाद ही उनकी कॉल आ गई थी। उस्मान भाई, चची जान के यहाँ हैं, तुम फिक्र ना करो। अब्बू को बिजनेस के किसी अहम काम के सिलसिले में अर्जेंट लाहौर जाना पड़ गया है। वो 2 दिन बाद लौटेंगे। अली घर लौटे तो उसे दोबारा कहीं बाहर न जाने देना। उसे उस्मान भाई और अब्बू के मुतालिक बताकर वो हिदायत भी दे रहे थे। उसने सर हिलाया। मैं बहुत बोर हो रही हूँ, आप ही घर आ जाएं।
अम्मी अपने कमरे में बंद है। मुझे इन दरो दीवार से वहशत हो रही है। वो कहे बगैर न रह सका। दूसरी तरफ समान अहमद खामोश हो गया। भाई, आप आ रहे हैं ना? उसने उनकी खामोशी पर दोबारा पूछा था। नहीं गुड़िया, दरअसल चची अम्मी ने घर बुलाया है, शायद खाने पर। देर से आऊँगा, तब तक उस्मान भाई भी वहीं होंगे। ठीक है, लेकिन जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। मुझे इस तरह इतने बड़े घर में अकेले होने से बहुत डर लगता है। अम्मी भी अपने कमरे में हैं। कितनी दफ़ा मैंने दरवाज़ा खटखटाया है मगर वो खोल ही नहीं रही। क्यों? उसकी फराहम करदा खबर पर वो हैरान हुए थे। सुबह तक तो अम्मी ठीक थी। पता नहीं, माजदा बता रही थी अम्मी अबू के दरमियान शायद फिर कोई नई झड़प हुई है। उसने तलखे से बताया था। समान कई लम्हे तक खामोश रहा। सुनो, मगरिब के बाद मैं आ जाऊंगा। तुम तैयार रहना, मेरे साथ ही चचा जान के यहाँ चले जाना। सुमान ने प्रोग्राम फौरन सेट किया था। ठीक है, मगर वो अम्मी। अचानक उसे माँ का ख्याल आया तो वो रुक गई। उन्हें जब तुम्हारी परवाह नहीं तो तुम भी चुप रहो। फिलहाल तुम उनसे जिक्र नहीं करोगी जब तक अम्मी अब्बू अपनी नफरत की कोई ठोस वजह नहीं बता सकते। हम यूं बुज़दिलों की तरह पीछे भी नहीं हट सकते। जो होगा देखा जाएगा। बस तुम तैयार रहना, मैं मजीद को भेज दूंगा, बल्कि मैं खुद ही आ जाऊंगा। उसने आराम से सर हिला दिया था। कमरे में आकर उसने अलमारी से अपने कपड़े निकाले थे। आज कितने दिनों बाद उसे चचा जान के यहाँ जाने का मौका मिल रहा था। वो वॉशरूम में घुसने तक यही सोच रही थी। गहरा ब्राउन सूट बड़े से दुपट्टे के हमरा पहनकर जब वो बाथरूम से निकली तो बहुत फ्रेश लग रही थी। आईने के सामने खड़े होकर वो अपने चेहरे पर कोल्ड क्रीम लगा रही थी। जब उंगलियों से मसाज करते उसकी नजरें खुद ब खुद अपनी बाएं रुखसार के स्याह तिल पर ठहर सी गई थी। उंगलियों की हरकत रुक गई थी। वो बगौर अपने चेहरे के तिल का जायजा ले रही थी कि पसे मंजर में कोई आवाज गूंज रही थी। तुम फरा हो। तुम्हारी बाएं रुखसार का तिल मुझे तुम्हें लाख लड़कियों में भी पहचानने की गलती नहीं करने देता। माई डियर फरा सईद अहमद। आवाज क्या थी उसके दिमाग पर गोया हथौड़े से बरसे थे। उस दिन फूल और कार्ड मौसूल होने के बाद और कोई वाक़या नहीं हुआ था। वो आजकल नेट इस्तेमाल नहीं कर रही थी, इसलिए उसे खबर नहीं थी कि उसकी ईमेल्स का अब क्या रद्द अमल है। क्रीम लगाकर बालों में ब्रश फेरकर वो आईने के सामने से हट गई थी। आज कितने दिनों बाद उसका दिल चाह रहा था कि जब तक सामान भाई उसे लेने नहीं आ जाते वो नेट यूज़ कर ले। इसी वक्त तो वो भी नेट पर होता था। आज न जाने क्यों दिल हुमक हुमक कर उसकी ईमेल्स पढ़ने को उकसा रहा था। वो लाख खुद को सर्जिश करती रही मगर दिल किसी तौर पर मान ही नहीं रहा था। वो खामोशी से पीसी के सामने बैठ गई। कंप्यूटर स्टार्ट करके वो नेट खोल रही थी। ऐसा करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे मगर वो फिर भी अपने आप को रोक न पाई। न जाने अंदर कौन सी ताकत थी जो ऐसे ऐसा करने पर उकसा रही थी। फरा ईमेल बॉक्स खोल चुकी थी। अब वो अपने ईमेल एड्रेस पर आई हुई ईमेल्स चेक कर रही थी। उस शख्स की कई ईमेल्स आई थी। उसने कांपते हाथों से सबसे पहली ईमेल खोली थी। दिल का सुकून छीन के असबाब ले गया, एक शख्स मेरी नींद मेरे ख्वाब ले गया, भटका के सारी रात शहर की तलाश में, जाने कहाँ कहाँ मुझे महताब ले गया। खूबसूरत अशार थे। फराह का दिल सीने के अंदर जोर जोर से धक धक करने लगा था। फराह, तुम बहुत ज्यादती कर रही हो मेरे साथ। फ़ोन करने पर कोई मुलाजमा टाइप खातून की आवाज़ सुनने को मिलती है। मुझे पता है मेरे भेजे गए फूल और कार्ड का क्या हशर हो चुका है, मगर फिर भी देख लो किस कदर हौसला है कि बजाय उसकी तुम्हारी इस मुसलसल खामोशी से उकता जब हर वक्त नेट पर मौजूद रहता हूँ, इस गुमान में कि शायद तुम जवाब दो, मेरी ईमेल्स ही पढ़ लो और दिल में कोई नरम जज्बा पैदा हो जाए। अगली ईमेल ये थी। फराह सईद के धड़कते दिल की रफ्तार में एकदम मजीद इजाफा हुआ था। उसने खुद से घबराकर फौरन ही पीसी बंद कर दिया था। या अल्लाह, ये मुझे क्या हो रहा है? ये मैं किस राह पर निकल रही हूँ? नहीं, ये गलत बात है। मुझे उसकी ईमेल्स पढ़नी ही नहीं चाहिए थी। पीसी को घूरते वो मुसलसल खुद से उलझ रही थी। ना जाने वो कौन है, मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानता है, और फ़ोन नंबर वो भी पाकिस्तान का नहीं है, पता नहीं कहाँ का है, लेकिन वो तो पाकिस्तानी है। फिर वो फूल और कार्ड। कुर्सी की पोस्ट से सर टिकाए वो मुसलसल उसी शख्स को सोच रही थी। कड़ियों से कड़ियाँ मिलती जा रही थी। मुझे हेल्पलाइन से उस नंबर का पता करवाना चाहिए कि वो कहाँ का नंबर है। खुद से उलझते उसके दिमाग में अचानक ख्याल आया तो वो कुर्सी से उठ गई थी। नंबर वो अपनी डायरी में उतार चुकी थी। उसने अपने कमरे में ही रखे हुए टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया था। वो अब 15 की हेल्पलाइन मिला रही थी। दूसरी तरफ से राब्ता होने पर फराह ने जल्दी से फ़ोन नंबर बताकर हेल्प चाही थी। हम मालूम कर देते हैं, प्लीज़ आप कुछ देर बाद राब्ता कीजिए। निस्वानी आवाज़ पर उसने सर हिलाया था। फिर फराह ने पूरे 5 मिनट बाद 15 पर कॉल दोबारा की थी।
उन्हें अपनी कॉल का मकसद बताकर वो दूसरी जनिब लड़की की आवाज़ सुनने लगी थी। ये अमेरिका का नंबर है और मोबाइल नंबर है। दूसरी तरफ से उसे इत्तला दी गई थी। वो शुक्रिया अदा करके रिसीवर क्रेडिल पर रखकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। ये वो भी समझ गई थी कि ये मोबाइल नंबर है, मगर कहाँ का उसे अब इल्म हुआ था। अमेरिका का नंबर है तो उस शख्स ने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों? फरह को बहुत दुख हुआ था, मगर वो फूल और कार्ड, वो जो जो सोच रही थी उलझती जा रही थी। मुझे समान भाई के सामने सारा मामला लाना होगा, वरना जिस तरह वो शख्स घर में फ़ोन करता और फूल और कार्ड बेच रहा है, वो बाद में मेरे लिए किसी बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। जज्बातियत से निकल कर सोचते हुए उसके जहन को सिर्फ ये हल सूझ रहा था। फिर वो एक फ़ैसला करके मुतमईन हो गई। मगरिब के बाद सुमान अहमद आ गया था। वो इस वक्त नमाज पढ़कर फारिग हुई थी। अम्मी अभी तक कमरे से नहीं निकली थी। अली उसके नमाज अदा करने के दौरान घर लौटा था। अम्मी अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली? सलाम दुआ के बाद सबसे पहले सुमान ने फराह से यही पूछा था। उसने सर नफ़ी में हिला दिया। सुमान लब भींच गया था। वो अच्छी तरह समझ रहा था कि उनके बाद घर में उसके रिश्ते के मौजू पर ही गुफ्तगू हुई होगी, जिसकी वजह से अम्मी का ये रद्द अमल था। मैं ज़रा कपड़े चेंज कर लूँ, बहुत थक गया हूँ। तुम भी तैयार हो जाओ, फिर चाचा जान के यहाँ चलते हैं। सुमान अहमद कहकर अपने कमरे में चला गया था। क्या चाचा जान के यहाँ जा रहे हो तुम दोनों? अली ने पूछा तो वो अपने ही ध्यान से चौंकी थी। हाँ, उस्मान भाई उधर ही हैं। पुप्पो को छोड़कर वहीं चले गए थे। भाई भी जा रहे हैं, साथ में भी। वो तैयार तो थी ही, सोफे पर बैठते ही बताने लगी। और अम्मी को पता है? नहीं। चलो मैं भी चलता हूँ। वो एकदम पुरजोश हुआ तो फराह ने घूरा। कोई नहीं, हम सब चले गए तो अम्मी का मूड मजीद ख़राब हो जाएगा। बेहतर है कि तुम अम्मी के पास घर में ही रहो। फिर पता नहीं सुमान भाई चचा जान के यहाँ जाने का अम्मी को बताते भी हैं कि नहीं। क्या है भाई, मैं भी चलता हूँ। कितने दिन हो गए हैं उधर का चक्कर लगाए हुए। वो बज़िद हुआ था। फराह ने मतलब ध्यान न दिया था। रिमोट उठाकर टीवी ऑन कर लिया। अंदर ही अंदर वो सुमान अहमद से मौका देकर उस ईमेल करने वाले शख्स से मुतालिक गुफ्तगू करने के इरादे बांध रही थी। नवाज अहमद उनके यहाँ आए हुए थे। तब से वो अपना बंद किए उसमें मुकीद थी। नवेरा को उनके सामने जाते हुए एक अजीब सी झिझक महसूस हो रही थी। उनसे उसका शुरू से ही एक पुरतकल्लुफ ताल्लुक था। वो बहुत कम उनके यहाँ आते। जब भी आते नबील भाई या अम्मा के साथ बातें करके चले जाते थे। आज मंगनी के बाद पहली दफ़ा वो उनके घर आए थे। पेशे के लिहाज से वो उस्ताद थे। गुज़श्ता साल से वो एक दो कॉलेजेस में उन्होंने इकनॉमिक्स वगैरह पढ़ाकर तदरीस का आगाज़ किया था। वो अपने ख़ानदान के ज़हीन तरीन शख्स थे। फिर उनकी अकेडमी भी थी। पहले वो मुख्तलिफ कॉलेजेस में पीरियड लेते, उसके बाद का सारा वक्त वो अपनी अकेडमी में होते, जबकि उनके ख़ानदान के बाकी अफराद ज़ाती कारोबार या बिजनेस वगैरह करते थे। सिर्फ उनका शुरू से ही रुझान तदरीस की जानिब था। इसीलिए सबकी मुखालफत के बावजूद वो इस जानिब आए। अपने इस काम से वो बहुत मुतमईन थे। MBA किया हुआ था। चचा जान का ख्याल था कि वो उनका बिजनेस में हाथ बटाए, मगर फिर उनके शौक को देखते हुए उन्होंने उन्हें मजबूर नहीं किया था। उनका ख्याल था कि उनके बाद उन्हें ही सारा कुछ संभालना होगा। फिलहाल वो अपना शौक पूरा कर लें, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। उनके ख़ानदान में पर्दे का खास एहतमाम तो नहीं था, मगर मंगनी एक ही जगह पर हुई थी। दोनों घरों में यूं बेधड़क आना जाना भी नहीं था। मंगनी के बाद नवीरा तो एक दफ़ा भी न गई थी। चचा जान, उनकी बेटियां और चची जान सब कितनी बार कह चुकी थी, मगर नवीरा हिजाब से इनकार कर देती। चचा जान को नबील भाई से कुछ काम था, इसलिए उन्होंने नवाज अहमद को उनके घर भेजा था। भाभी आते जाते उसे छेड़ रही थी। वो एहतजाजन अपने कमरे में बंद हो गई थी। खाना उसने भाभी के साथ मिलकर बनाया था, लेकिन अब मोहतरमा नवीरा साहिबा बाहर तशरीफ़ ले आए। खाने पर अम्मा हुजूर आपको याद फरमा रही हैं। जब भाभी दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो वो एक किताब की वर्क गर्दानी में मसरूफ़ थी। मुझे भूख नहीं है, उसने किताब से नज़रें हटाए बगैर कहा तो भाभी ने आगे बढ़कर उसके हाथ से किताब छीन ली। वो उन्हें घूरने लगी। बहाना नहीं, तुम्हारे मोहतरम नवाज साहब तो तुम्हारा खाने पर इंतज़ार कर रहे हैं और तुम यहाँ भूख हड़ताल पर बैठी हो। वो बज़ाहिर संजीदा थी, मगर उनकी आंखों से फूटती मुस्कुराहट पर वो झुल्ला गई। भाभी, वो जिद होते हुए बोली, चलो उठो शाबाश, हमारे यहाँ ऐसा भी कोई ख़ास पर्दा नहीं है। उन्होंने हाथ पकड़कर खींचा तो वो कंफ्यूज हो गई। चलो उठो शाबाश, हमारे यहाँ ऐसा भी कोई ख़ास पर्दा नहीं है। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर खींचा तो वो कंफ्यूज हो गई। मगर भाभी, वो अम्मा और नबील भाई, वो अम्मा और भाई की वजह से घबरा रही थी। भाभी हंस दी। एक ही ख़ानदान में रिश्ता जोड़ने से ये सब चलता है और इसमें कबाहत भी नहीं है। बस चलो,
اماں نے خود تو بلانے کو کہا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے نا کہ تمہارا نواز کا سامنا کرنے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ان کی اپنی بھی یہی مرضی ہے۔ اب کہ انہوں نے واقعی سنجیدگی سے کہا تو وہ خاموشی سے دوپٹہ درست کر کے بھابھی کے ساتھ باہر نکل آئی۔ اماں، نواز اور نبیل بھائی ڈائننگ ٹیبل پر شاید اسی کے منتظر تھے۔ وہ اندر ہی اندر کنفیوز ہو رہی تھی۔ دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی نگاہوں کا پہلا تصادم نواز فاروق سے ہی ہوا تھا۔ نویرا نے گھبرا کر نظروں کا زاویہ بدلا۔ السلام علیکم، اس نے مشترکہ سلام کیا، پھر آگے بڑھ کر اماں کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اماں گڑیا کو گود میں بٹھا کر کھانا کھلا رہی تھی، جبکہ نبیل بھائی اور نواز بھی کھانا شروع کر چکے تھے۔ نواز، یہ چاول ضرور لینا، وہ نویرا نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کھانا کھا رہی تھی۔ جب بھابھی کی آواز پر اس نے گھبرا کر دیکھا۔ بھابھی کے چہرے پر مسکراہٹ رقصہ تھی، جبکہ ان کے یوں کہنے پر اماں کے ساتھ ساتھ نواز اور نبیل بھائی بھی ہنس دیے۔ نویرا کا جی چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ اس نے واقعی چاول پکائے تھے، مگر بھابھی تو… جی بھابھی، میں ضرور ٹیسٹ کروں گا، نواز نے مسکرا کر کہا۔ نویرا اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ایک نظر نویرا پر بھی ڈالی، اس نے جلدی سے سر جھکا لیا۔ اف، کیا مصیبت ہے! اسے بھابھی پر غصہ آنے لگا۔ خاموشی سے کھانا کھایا۔ ٹیبل سے سب سے پہلے اماں اٹھی۔ گڑیا ابو تنگ کرنے لگی تھی۔ نویرا نے اسے لینا چاہا، مگر اماں اسے لے کر باہر نکل گئی تھی۔ ان کے نکلتے ہی بھابھی کی رگیں شرارت بھڑکی۔ نواز، زبان گھر پر رکھ کے آئے ہو؟ بھابھی مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ انہوں نے الجھ کر انہیں دیکھا، مگر ان کی آنکھوں میں مچلتی مسکراہٹ دیکھ کر ہنس دیے۔ فی الحال تو نہیں، بہت آرام سے تولیے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے انہوں نے کہا۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے۔ یہ تمہاری سسرال، بعد میں پہلے چچا کا گھر ہے۔ کچھ بولو، مجھے تمہیں اکسانا پڑ رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے دلچسپی سے انہیں دیکھا، جبکہ نبیل ان کی اس ہلکی پھلکی نوک جھوک پر مسکرا رہا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج نویرا نے چاول بہت مزیدار پکائے ہیں۔ ان کی تان وہیں آ کر ٹوٹی تھی۔ نویرا نے کھا جانے والی نظروں سے انہیں دیکھا، جبکہ باقی دونوں نے قہقہے لگائے۔ چلیں جی، میں کہہ دیتا ہوں۔ انہوں نے مسکرا کر چہرہ نویرا کی طرف کیا تو وہ ایک دم جھیم سی گئی۔ نویرا، چاول بہت مزیدار تھے، اب خوش؟ اسے جھیمتے دیکھ کر وہ فوراً بھابھی سے پوچھ رہی تھی، جن کے چہرے کی چمک دیدنی تھی۔ ہاں، اور چائے پی کر جانا، نویرا بنائے گی، آخر میں انہوں نے پھر کہا۔ اب کہ نویرا بھی ہنسنے لگی۔ کم از کم ان کے نارمل انداز سے اس کی گھبراہٹ ضرور کم ہوئی تھی۔ وہ کھانا کھا چکی تھی، اس لیے ٹیبل سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نواز نے اسے دیکھا۔ سادہ گھریلو لباس میں وہ اپنے صاف شفاف چہرے کی خوبصورتی سمیت آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ تم کہاں چلی؟ بھابھی نے پوچھا۔ کچن میں، چائے بنانے۔ اس کا اعتماد بحال ہو چکا تھا، اسی لیے آرام سے جواب دیا۔ نہلے پہ دہلا اسی کو کہتے ہیں۔ نبیل بھائی بھی کھل کر ہنسنے لگے۔ وہ فوراً وہاں سے نکلی۔ اس نے کچن میں آ کر چائے کا پانی چولہے پر چڑھایا۔ فریج سے دودھ نکال کر پلٹی تو بھابھی برتن لے کر داخل ہوئی۔ نویرا کو ان کی فضول گوئی پر تب چڑھی ہوئی تھی۔ وہ برتن سنک میں رکھ کر پلٹی تو اس نے مصنوعی غصے سے کہا، اب بتائیں، بڑی ہانک رہی تھی ادھر؟ نویرا نے چاول بہت مزیدار پکائے ہیں۔ کمر پر ہاتھ رکھے وہ انہیں گھور رہی تھی۔ میں تو اچھی بھابھی کا کردار ادا کر رہی تھی، نواز پر اچھا امپریشن پڑے گا۔ انہوں نے اس کی باتوں کو بغیر کسی خاطر میں لائے بڑے آرام سے کہا، بلکہ ان کا حوالہ دے کر چڑھایا۔ بڑا اچھا کردار ادا کر رہی تھی، دل تو چاہ رہا تھا کہ آپ کی زبان بند کر دوں۔ وہ گھور کر دودھ ابلتے پانی میں ڈالنے لگی۔ ویسے اس لباس میں لگ خوب رہی ہو، بڑے غور سے نواز دیکھ رہا تھا تمہیں۔ وہ جھیم سے گئی۔ بھابھی پلیز مجھے کنفیوز نہیں کریں۔ اس نے پلٹ کر شکوہ کنا نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ہنستی چلی گئی۔ قسم سے نویرا، یہاں نواز ہوتا تو وہ فدا ہو جاتا تم پہ۔ لو، میں جھوٹ تھوڑی بول رہی ہوں، یقین نہیں آتا تو اس سے پوچھے نا۔ وہ اب بھی باز نہیں آئی تھی۔ اگر آپ اسی طرح کی فضول باتیں کرتی رہیں گی تو میں چلی جاؤں گی یہاں سے، پھر چائے بھی خود ہی بنا کر دیجیے گا، اس نے منہ بنا کر کہا۔ بھابھی نے آگے بڑھ کر اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ میں تو تمہارا دل بہرائی ہوں، اس ڈل لائف میں تھوڑا بہت مذاق ہونا چاہیے۔ نواز بھی کم گو سنجیدہ تھا شخص سے، اور تم بھی ایسی ہی ہو، بدلو تھوڑا خود کو۔ منگنی کا پیریڈ اسی لیے ہوتا ہے، شکر کرو اس جیسا شخص تمہارے حصے میں آیا ہے۔ نویرا نے مسکرا کر ان کے بازو پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ بھابھی، پتہ نہیں کیوں مجھے بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ جب بھی میں یہ تصور کرتی ہوں کہ آئندہ زندگی مجھے نواز احمد کے ساتھ گزارنا ہوگی تو ایک سوالیہ نشان میرے سامنے آ جاتا ہے۔ کئی چہرے گڑ مڑ ہو جاتے ہیں۔ میں آنکھیں بند کرتی ہوں تو ان کی جگہ دوسرے لوگوں کے چہرے آ جاتے ہیں۔
اور میرا دل عجیب تہمات کا شکار ہونے لگتا ہے۔ ایسے میں آپ کا مذاق میرے دل پر ایک عجیب سی چوٹ لگاتا ہے۔ میں اپنے جذبات کو بیان نہیں کر سکتی کہ میں کیا محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے جیسے میرے ساتھ ضرور کچھ ہونے والا ہے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا رنگ اور خوف تھا۔ بھابھی نے اسے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ حیران تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے اندر کی یہی کیفیت ہے۔ نواز کو دیکھ کر بھی میرا دل اندر سے اسی طرح خوفزدہ ہوتا ہے۔ اوپر سے آپ کی چھیڑ چھاڑ، میں ڈبل مائنڈڈ ہو رہی ہوں۔ بھابھی پرسوچ نظروں سے اس کا صبح روشن صاف چمکتا چہرہ دیکھنے لگی۔ چائے ابلنے کی آواز پر نویرا فوراً پلٹی۔ آنچ دھیمی کر کے اس نے چائے میں چینی ڈالی۔ تم خوش نہیں ہو اس رشتے سے؟ پیچھے سے بھابھی کی آواز پر بھی وہ نہ پلٹی۔ میں خوش ہوں، یہ اماں، بھائی، چچا وغیرہ سب کا مشترکہ فیصلہ ہے، لیکن اس رشتے سے میرے اندر کی دنیا عجیب طوفان کی زد میں آ رہی ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بھابھی نے اس کی بات پر پرسکون سانس لی۔ شکر ہے، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ اچانک کسی ایسے شخص سے ایک ایسے تعلق جڑ جائے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں، تو کچھ عرصے تک یہی کیفیت رہتی ہے۔ یہ فطری بات ہے۔ تم نواز کو ذہنی طور پر مطمئن ہو کر قبول کرنے کی کوشش کرو گی تو خود بخود دل و دماغ پرسکون ہو جائیں گے، بھابھی اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ نویرا ایک گہری بوجھل سانس فضا میں منتقل کر کے کیبنٹ سے مگ نکالنے لگی۔ بھابھی کے جواب میں اس نے کچھ بھی کہنے سے اعتراض کیا تھا۔